हर हर महादेव मित्रों। आज हम बात करेंगे महावीर बलिदानी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी की, जिनको वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया और उन्हें कभी भी उचित सम्मान नहीं मिला। महान स्वतंत्रता सेनानी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को अपने मामा के आवास पर कायाग्राम में हुआ, जो कि अविभाजित भारत के बंगाल के नदिया जिले के कुष्टिया उपखंड में आता था। अभी यह स्थान बांग्लादेश के कुष्टिया जिले में आता है। उनकी माताजी का नाम शरत शशि जी था एवं पिताजी का नाम था उमेश चंद्र मुखर्जी जी। उनकी माताजी बंगला साहित्य में अत्यंत दक्ष थी एवं एक अच्छी कवयित्री भी थी। उनके पिताजी अत्यंत धार्मिक एवं देशभक्त थे। 1884 में जब जतीन्द्र नाथ मुखर्जी केवल 5 वर्ष के थे, तभी उनके पिताजी का निधन हो जाता है। उनकी एक दीदी थी जिनका नाम था विनोद बालाजी, और वो जतिन से लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। पिता के निधन के उपरांत उनकी माताजी अपनी दोनों संतानों के साथ अपने भाई के पास अपने पुश्तैनी आवास में रहने चले आते हैं। उनके मामा बसंत कुमार जी कृष्णनगर के सरकारी अधिवक्ता एवं विधि महाविद्यालय के प्राध्यापक थे, अतः उनका परिवार समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित था और उन्होंने अपने भांजी विनोद बालाजी एवं भांजे जतिन जी के लालन पालन का संपूर्ण ध्यान रखा था। 9 वर्षीय बालक जतिन को उनके मामा बसंत कुमार जी ने कृष्णनगर के एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय में नामांकित करवा दिया था। बालक जतिन एक बार घर के बाहर खड़े कुत्ते से भयभीत होकर भागकर अपनी मां के पास आए, तो उनकी मां ने जतिन को एक ज्वलंत लकड़ी का टुकड़ा देकर कहा कि जाओ और कुत्ते को भगा दो। बालक जतिन ने तब डरते हुए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर उस कुत्ते की ओर भागते हैं और ऐसा देख वो कुत्ता डरकर भाग जाता है। तब उनकी मां ने कहा कि मुझे भीरू और भयाक्रांत बेटा अच्छा नहीं लगता। इस संबंध में जतिन जी की दीदी विनोद बालाजी ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में प्रथम एवं शेष बार के लिए अपने भाई जतिन को उस दिन भयाक्रांत देखा था। इस घटना के बाद से मैंने जतिन को कभी भी भयभीत होते हुए नहीं देखा। एक और घटना का वर्णन करूंगा कि एक बार कुछ पड़ोसियों ने उनकी मां से कहा कि जतिन ने गाली दिया है। तब उनकी मां ने जतिन को बुलाकर यह सब पूछा। तब बालक जतिन ने स्वीकार किया कि उसने इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किसी और को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना, तब उन्होंने अनायासी ये सब शब्द कह डाले। इस पर उनकी मां ने उन्हें डांटा और कहा कि तुम एक सम्मानित घर के लड़के हो, अपने पूर्वजों के सम्मान का ध्यान रखकर ऐसी भाषा का प्रयोग मत किया करो। इस प्रकार से उनकी मां ने उन्हें उच्च संस्कार दिए। उनकी माता बालक जतिन को रामायण, महाभारत, भागवत गीता एवं अन्य पौराणिक महाकाव्यों की गाथाएं सुनाते थे। इनका परिणाम यह हुआ कि वो बचपन से ही जहां भी अन्याय देखते थे, वो वहां न्याय के पक्ष में निर्भीक होकर अड़े जाते थे। बालक जतिन को लेकर उनकी मां गोड़ाई मधुमती नदी में जाती थी और अपने साड़ी के एक सिरे को जतिन के कमर में बांधकर दूसरे सिरे को वो स्वयं पकड़कर जतिन को नदी के तीव्र प्रवाह में फेंक देती थी। आसपास के लोग उनको ऐसा करने से मना करते थे, परंतु वो किसी की भी नहीं सुनती थी। उन्होंने जतिन के मन से मृत्यु या किसी भी अन्य प्रकार के भय को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहती थी एवं उनका मानना था कि जब भय मुक्त मन होता है, तभी वो मन ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकता है। जतिन जी दुर्गा पूजा का आयोजन में बढ़ चढ़कर योगदान देते थे। पूजा के समय शारीरिक बल पर आधारित खेलों का आयोजन होता था, जिनमें जतिन जी नौका चालन एवं कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेते थे। संध्या काल में पूजा पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों का आयोजन किया जाता था, जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, बिल्व मंगल जी, चक्रवर्ती महाराजा प्रतापादित्य रॉय इत्यादि। जतिन जी इन नाटकों में हनुमान जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी एवं राजा हरिश्चंद्र जी के चरित्र में अभिनय कर सबको प्रभावित भी किया करते थे। एक बार बनारसी राय नामक एक अधिवक्ता का घोड़ा उनके अस्तबल से भागकर सड़क पर दौड़ रहा था और उस घोड़े के सामने एक बालक खड़ा होकर रो रहा था। तभी वहां किशोर जतिन आकर बालक एवं घोड़े के मध्य अपने कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही घोड़ा उनके पास आता है, वो उसके गले को पकड़कर उसके पीठ पर बैठ जाते हैं एवं घोड़े को नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद उस घोड़े का चालक आता है और सबको इस घटना को देखकर हतप्रभ हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर जतिन जी अपनी बहन के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता आ गए थे और कोलकाता के सेंट्रल कॉलेज में ललित कला संकाय में वे अपना नामांकन कराते हैं। ये महाविद्यालय आज खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। परिवार के जीविकोपार्जन हेतु एटकिंसन से स्टेनोग्राफी सीखकर वे कोलकाता विश्वविद्यालय से जुड़ गए थे। वे कुछ भी करने के पहले अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे।
बंगाल में जब हैजा का प्रकोप बढ़ा तब जतिन जी ने हैजा पीड़ितों की सेवा की। उस समय रामकृष्ण संस्थान भी हैजा पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। उस संस्थान के आखा नंदन जी जतिन जी के सेवा कार्यों से अत्यंत प्रभावित होकर उनको स्वामी विवेकानंद जी के पास ले जाते हैं और स्वामी जी से मिलकर जतिन जी अत्यंत प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ही जतिन जी को भारत माता के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने हेतु प्रेरित किया था। बंगाल में 1898 में पुनः हैजा फैला तब आयरिश मूल की भगिनी निवेदिता जी, जो कि स्वामी जी की शिष्या थी, उनके साथ मिलकर जतिन जी ने सेवा कार्य किया था। स्वामी जी ने जतिन जी को सर हिराम स्टीवन मैक्सिम से मिलने को कहा था, जो कि स्वचलित बंदूक मैक्सिम के आविष्कारक थे। स्वामी जी ने जतिन जी को अंबिका चरण गुहा, जिन्हें हम अंबू गुहा जी के नाम से जानते हैं, उनके अखाड़े में जाकर कुश्ती एवं आत्मरक्षा के गुर सीखने को कहा था। स्वयं स्वामी जी भी इसी अखाड़े में कुश्ती एवं कसरत किया करते थे। एक बार जतिन जी एटकिंसन के घर पर थे, तभी बाहर एक निरीह बंगाली युवक एक मूंगफली विक्रेता से टकरा गया, जिससे सभी मूंगफली नीचे गिर गई। वो युवक उस मूंगफली विक्रेता को उचित मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में देना चाह रहा था, परंतु वो मूंगफली विक्रेता लालच में आकर उससे अत्यधिक पैसे मांग रहा था। तब जतिन जी एटकिंसन के घर से बाहर आए और उस मूंगफली विक्रेता को समझाया, परंतु वो मूंगफली विक्रेता क्रोध में आकर जतिन जी को मारना चाहा। तब जतिन जी ने उसे पटक कर वहीं पर शांत कर दिया। वहीं पर विलियम नाम का एक अंग्रेज सेनाधिकारी इस घटना को देख रहा था और वो किसी काले भारतीय को न्याय करता देख पगला सा गया था। उसे ऐसा लगता था कि न्याय करना तो अंग्रेजों का कार्य है, उसमें कोई भारतीय कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। तब उस लुच्चे अंग्रेज ने पीछे से जतिन जी के पीठ पर एक लात मार दिया। जतिन जी ने उसे घूर कर देखा और कहा कि तुमने मुझे लात क्यों मारा। तब विलियम ने बिना कुछ कहे ही अपना चाबुक निकाला और जतिन जी को दे मारा। तब जतिन जी ने उसके चाबुक को पकड़ लिया और विलियम को अपने हाथों से कूट दिया और उसे नीचे पटक कर बहुत अच्छे से धो दिया। विलियम के मलिन मुख से तब लहू टपक रहा था। तब जतिन जी ने एक गाड़ी को रोककर उस गाड़ी में विलियम को बैठाया और उसे कहा कि वो दोबारा अकारण ही किसी भारतवासी से न उलझे। जतिन जी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए ही समझ गए थे कि विदेशी शिक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम निरर्थक एवं निरुपयोगी है। तब 1899 में वार्षिक परीक्षा के कुछ दिन पूर्व ही वे महाविद्यालय को छोड़कर मुजफ्फरपुर आकर बैरिस्टर प्रिंगले केनेडी के सचिव के रूप में कार्य करने लगते हैं। 1899 में उनकी मां शरत शशि जी को हैजा हो जाता है। तब जतिन जी कोलकाता से कायाग्राम अपनी मां से मिलने आते हैं, परंतु उनकी मां का निधन हो जाता है। तब उनकी दीदी विनोद बालाजी एवं वे स्वयं अत्यंत दुखित होते हैं। उनकी मां के अंतिम शब्द थे, आदर्शों के लिए जीवन भी बलिदान करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए। उलझन में जतिन जी भागवत गीता को पढ़ते थे। मां के निधनोपरांत उनकी दीदी ने कहा कि उनकी मां की अंतिम इच्छा थी कि जतिन जी का ब्याह इंदु बाला बनर्जी नामक युवती से हो। तब अप्रैल 1900 में जतिन जी ने कुश्तिया जिले के कुमारखली उपजिले के इंदु बाला बनर्जी से ब्याह कर लिया। अगस्त 1903 में बैरिस्टर केनेडी के कहने पर उनके मित्र व्हीलर ने बंगाल सचिवालय में वित्त सचिव के पद पर जतिन जी को नियुक्त कर लिया था। जब जतिन जी नए नए सचिव बने थे, तभी गवर्नर अपने कर्मचारियों के साथ रांची से हजारीबाग के दौरे पर गए थे। तब जतिन जी ने पालकी पर बैठने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये अत्यंत अमानवीय लगता था और वे पालकी ढोने वालों के साथ बात करते हुए संपूर्ण पथ पैदल ही गए थे। 1903 में जतिन जी एवं इंदु बालाजी को एक पुत्र हुआ, जिनका नाम उन्होंने अतीन्द्र रखा। परंतु 1906 में बंगाल में पुनः हैजा फैला और केवल 3 वर्ष की आयु में अतीन्द्र जी का निधन हो गया। तब उनकी दीदी, पत्नी और वे स्वयं इस दुख से उबरकर मानसिक शांति पाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और हरिद्वार में संत भोलानाथ गिरी जी के सानिध्य में आते हैं। संत भोलानाथ गिरी जी अपने शिष्य जतिन के भविष्य को अच्छे से जान रहे थे। इस दंपत्ति को 1907 में आशालता नामक पुत्री हुई, 1909 में तेजेंद्र नामक पुत्र हुआ एवं 1913 में वीरेंद्र नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वर्ष 1902 में सतीश चंद्र बोस जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। वैसे अनुशीलन समिति की रूपरेखा सन 1900 में ही बनने लगी थी। बंगाल के प्रत्येक जिले में अनुशीलन समिति ने अपनी शाखाएं स्थापित कर ली थी, जो कि युवाओं को सशस्त्र विद्रोह करने को प्रोत्साहित कर रही थी। जतिन जी गुप्त रूप से कुश्तिया जिले के शाखा का नेतृत्व कर रहे थे। वर्ष 1903 में श्री अरविंदो घोष जी एवं जतिन जी भेंट करते हैं और जतिन जी अरविंदो घोष जी के सहायक बन जाते हैं। जतिन जी तब दोहरी भूमिका निभाते हुए वे अंग्रेज सरकार में कार्यरत होकर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ जाते हैं।
वे अंग्रेज सेना से जुड़े हुए भारतीय सैनिकों को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने हेतु प्रेरित करना चाहते थे। 1906 में अरबिंदो घोष जी ने जुगांतर पार्टी की स्थापना की, जो कि एक प्रकार से अनुशीलन समिति का ही एक अंग था। और अनुशीलन समिति का एक और अंग 1905 में पुलिन बिहारी दास जी के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति बन जाता है। 19 जुलाई 1905 को फूट डालकर शासन करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसरॉय कमीना जॉर्ज कर्जन बंग भंग का निर्णय लेता है और यह निर्णय 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता है। इस निर्णय के विरोध में बंगाल में अत्यंत विकराल विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। उस समय वेल्स का राजकुमार जॉर्ज पंचम कोलकाता आया। जिस स्थान से जॉर्ज पंचम का जुलूस निकला वहां जतिन जी भी थे और जॉर्ज पंचम की बग्गी जब जतिन जी के समीप आई तब उसी समय कुछ अंग्रेज सैनिक वहां खड़े महिलाओं के साथ अभद्र एवं असभ्यों की तरह व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जतिन जी ने उन कमीने अंग्रेजों को समझाया और जब अंग्रेज ने जतिन जी की बातों की अवहेलना कर पुनः छेड़खानी प्रारंभ की तब जतिन जी ने एक एक कर सभी अंग्रेजों को पीट पीट कर धो दिया। जॉर्ज पंचम ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। 10 अप्रैल 1906 को प्रातः जब वे अपने बगीचे में टहल रहे थे तभी कुछ गांव वाले उनके घर पर आकर उनसे कहते हैं कि गांव में कोई बाघ जैसा जंतु आया है। तब जतिन जी अपनी खुखरी लेकर गांव वालों के साथ चलने लगते हैं, परंतु तभी उनकी दीदी विनोद बाला जी उन्हें अपना बंदूक लेकर जाने को कहती है। परंतु जतिन जी उनसे ये कहते हैं कि वे पहले पशु की टोह लेंगे, उसके बाद वो घर आकर अपना बंदूक ले जाएंगे। उनके 2 भतीजे फड़ी व अमूल्य भी एयरगन लेकर उनके साथ चलते हैं। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तब उन्हें गन्ने के खेत से कुछ खड़खड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है। तब जतिन जी अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्हें एक रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देता है। तब फड़ी या अमूल्य दोनों में से किसी एक ने एयरगन से गोली चला दिया। उस गोली की ध्वनि को सुनकर बाघ उस दिशा में झपट्टा मारता है। तब जतिन जी भी बाघ की ओर झपटते हैं और बाघ से अपने दोनों हाथों से लड़ने लगते हैं। बाघ भी अपने पंजों से जतिन जी के शरीर पर कुछ घाव कर देता है, परंतु बल में जतिन जी बाघ पर भारी पड़ रहे थे। तभी उन्होंने अवसर देखकर अपने खुखरी से बाघ के गले पर कई प्रहार किए एवं उस बाघ को मार दिया। इस घटना को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि एक मनुष्य इतना विशाल एवं भयावह बाघ को कैसे अपने बल से वश में कर उस बाघ को मार सकता है। इसके बाद वहां बहुत सारे लोग आ गए और उन लोगों में से किसी एक ने उस मृत बाघ पर एक गोली चलाई। तब जतिन जी ने हंसकर कहा कि तुमने गोली मारकर बाघ के खाल को नष्ट कर दिया। बाघ के पंजे के प्रहार से जो घाव हुए थे उनका विष अब जतिन जी के शरीर में फैल गया था। सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी नामक कोलकाता के सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक उनका उपचार कर रहे थे। प्रारंभ में उन्हें लगा कि जतिन जी का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि विष के प्रभाव से उनके पैर को अत्यधिक क्षति पहुंच चुका था, परंतु जतिन जी ने अपने मानसिक बल एवं सकारात्मक सोच का परिचय देते हुए अपने पैर को कटवाए बिना ही कुछ दिनों के उपरांत बैसाखियों के सहयोग से चलना प्रारंभ कर दिया था एवं उसके कुछ समय उपरांत वे पूर्णतः सामान्य हो गए थे। जतिन जी के वीरता से प्रभावित होकर शल्य चिकित्सक सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी जी ने अंग्रेजी पत्रों में जतिन जी के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। बंगाल सरकार ने उन्हें चांदी का कुल चिन्ह अर्थात शील्ड से सम्मानित किया था, जिस पर उस बाघ को मारने का दृश्य अंकित किया गया था। इस घटना के बाद वे बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इधर जुगांतर पार्टी भी अंग्रेजों से नाको चने चबवा रही थी। केंद्रीय अपराध जांच विभाग अर्थात सीआईडी के अधिकारी डेनहम ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि जुगांतर पार्टी अपने प्रचार के प्रपत्रों में यह स्पष्ट लिखती है कि जुगांतर पत्रिका में क्रांति लाने के लिए प्रभावी लेख उग्र एवं कड़े शब्दों में लिखे जाएंगे। डेनहम ने दोबारा अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि जुगांतर पत्रिका अंग्रेज सरकार के लिए अशिष्ट भाषा का प्रयोग करती है। उस समय जुगांतर पत्रिका में लेखों का प्रकाशन श्री अरबिंदो घोष जी के भाई बारिंद्र घोष जी, स्वामी विवेकानंद जी के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त जी, जतिन जी एवं अन्य लोगों की सहमति से किया जाता था। बाघा जतिन जी भारत की सेना का गठन करना चाहते थे और वे कहते थे कि अस्त्र शस्त्र में देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हथियारों की आपूर्ति के 2 मार्ग है, एक भारत से और दूसरा विदेश से। भारतीय हथियारों को सुरक्षित रखकर विदेशी हथियारों को और अधिक ध्यानपूर्वक रखना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज हम पर गुप्तचर द्वारा गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए है। 1907 में अरविंदो घोष जी के भाई बारिंद्र घोष जी बाघा जतिन के साथ मिलकर देवघर में बम बनाने की एक कार्यशाला को स्थापित करते हैं। इसी वर्ष
एक दिन बारेंद्र घोष जी, प्रफुल्ल चाकी जी, चारूचंद्र दत्ता जी दार्जिलिंग स्थित जतिन जी के आवास पर जाकर उनका परीक्षा लेते हैं और वे कहते हैं कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर की हत्या करनी है और ये कार्य तुम्ही को करना पड़ेगा। तब जतिन जी उनसे कहते हैं कि अभी उपयुक्त समय नहीं है। तब बरिंद्र जी ने कटाक्ष कर कहा था कि एक सरकारी कर्मचारी और कर भी कह सकता है। 1908 के प्रारंभ तक बाघा जतिन जी ने दार्जिलिंग में कई संगठनों की स्थापना कर ली थी। बांधव समिति को उन्होंने ही स्थापित किया था, जो कि लोगों के मध्य जाकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काती थी। अप्रैल 1908 में बाघा जतिन जी अपनी अर्धांगिनी इंदू बालाजी, अपनी दीदी विनोद बालाजी एवं अपनी पुत्री आशा लता जी के साथ ट्रेन से दार्जिलिंग जा रहे थे। ट्रेन के उस डब्बे में एक अस्वस्थ पुरुष थे जो कि पानी पीना चाहते थे, तो बाघा जतिन जी उनके लिए प्लेटफॉर्म पर उतरकर जल लेने चाहते हैं और जब जल लेकर वो ट्रेन की ओर लौट रहे थे तब कुछ अंग्रेज सैनिक अधिकारी से वो टकरा जाते हैं। वो कमीने अंग्रेज सेना अधिकारी झुंड बनाकर भारतीयों के साथ अभद्रता कर रहे थे। तब एक कमीने अंग्रेज ने जतिन जी पर चाबुक से प्रहार कर दिया। जतिन जी ट्रेन के अंदर आकर उस अस्वस्थ पुरुष को जल पिलाते हैं और बाहर आकर उस अंग्रेज से पूछते हैं कि उसने चाबुक क्यों मारा। प्रश्न सुनकर कमीने अंग्रेज अधिकारी क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि कोई काला भारतीय उन लुच्चों से कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तब एक अंग्रेज अधिकारी ने जतिन जी पर चाबुक से प्रहार किया, परंतु बाघा जतिन जी ने उस चाबुक को पकड़ लिया। एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी ने जतिन जी को घूंसा मारना चाहा, तब वे अपने आप को झुककर बचा लेते हैं और उसी अंग्रेज अधिकारी को अपने एक घूंसे से प्लेटफॉर्म पर गिरा देते हैं। किसी और अंग्रेज सेना अधिकारी ने बाघा जतिन जी पर चाकू से प्रहार किया, तब जतिन जी ने उसे एक लात मारकर वहीं धराशायी कर दिया और जो भी बचे हुए अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको बाघा जतिन जी ने बिना किसी भेदभाव के लात घूंसों का प्रसाद प्रदान कर दिया। परंतु तभी कुछ और अंग्रेज अधिकारी पुलिस के साथ वहां आते हैं और बाघा जतिन जी को बंदी बना लेते हैं। तब जतिन जी ने पुलिस अधिकारी से कहा कि मुझे जेल ले जाने के पहले मेरे कार्यालय में यह सूचना दे दो कि कल मैं अनुपस्थित रहूंगा। ये घटना जब न्यायालय पहुंचा तब न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि एक निहत्था पुरुष सशस्त्र सेना के इतने सारे अधिकारियों को अकेले ऐसे कैसे मार सकता है कि कईयों की जबड़ी की हड्डी तक टूट जाए। तब कमीने अंग्रेजों ने अपमान के भय से ये अभियोग न्यायालय से लौटा लिया। तब न्यायाधीश ने बाघा जतिन जी से कहा कि भविष्य में वो ऐसी कोई मारपीट की घटना नहीं करे। तब बाघा जतिन जी ने कहा कि भविष्य में यदि मैं अन्याय होता हुआ देखूंगा तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाघा जतिन जी ने यह कहकर सामने पड़े मेज पर एक हाथ मारा तो वो मेज बीच से टूट गया। उनके मित्र व्हीलर इस घटना के बाद उनसे पूछते हैं कि क्रोधित होकर तुम कितने लोगों के साथ अकेले लड़ सकते हो। तब बाघा जतिन जी ने हंसकर कहा कि यदि कोई सत्यनिष्ठ पुरुष हो तो मैं एक के साथ भी नहीं लड़ सकता हूं, परंतु खल और पापी पुरुष होने पर चाहे वो जितने भी हो मैं सबसे भिड़ सकता हूं, चाहे वो पूरी फौज ही क्यों न हो। 1905 के बंग भंग का विरोध कर रहे भारतीयों को एक कमीना मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिए थे। जुगांतर पार्टी ने डगलस को मारने का एक योजना बनाया था और प्रफुल्ल चाकी जी एवं 3 दिसंबर 1889 को जन्मे खुदीराम बोस जी को यह कार्य संपन्न करने का दायित्व दिया गया था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस जी ने डगलस की गाड़ी समझकर एक दूसरी गाड़ी पर बम फेंक दिया था और प्रफुल्ल जी के साथ उसी रात 24 मील नंगे पांव दौड़ते हुए समस्तीपुर जिले के पूसा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां थोड़ा विश्राम कर उन्होंने कहीं रेडियो पर सुना कि डगलस बच गया है। तब उनके मुख से अनायास ही निकला, अरे वो बच गया। तब वहां खड़ा एक रेलवे कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दे दिया कि 2 लड़के आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं और खुदीराम बोस जी को वहां पकड़ लिया जाता है और केवल 18 वर्ष 7 माह 11 दिन की आयु के खुदीराम बोस जी 11 अगस्त 1908 को हाथ में भागवत गीता लेकर हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाते हैं। 19 वर्षीय प्रफुल्ल चाकी जी वहां से भाग खड़े होते हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को ही बाद में गोली मार लिया था। इन दोनों देशभक्तों ने जिस घोड़ा गाड़ी पर बम मारा था उसमें बैरिस्टर पिंगले जी की पत्नी केनेडी एवं पुत्री ग्रेस थी और इस घटना के बाद दोनों का निधन हो जाता है। बैरिस्टर पिंगले जी ने ही जतिन जी को अपना सचिव नियुक्त कर अपने मित्र व्हीलर के माध्यम से उनको सरकारी कार्य दिलाया था। बाघा जतिन जी केनेडी एवं ग्रेस से कई बार मिल चुके थे, तो बाघा जतिन जी भी इस घटना से आहत होते हैं। इस घटना के उपरांत पुलिस ने 33 लोगों को बंदी बनाया। मई 1908 को सम्राट बनाम अरबिंदो घोष एवं अन्य
बनकर ये अभियोग कोलकाता के अलीपुर के सत्र न्यायालय में गया। मई 1909 को इसका निर्णय आता है। अरबिंदो घोष जी को प्रमाण एवं साक्ष्य के अभाव के कारण छोड़ दिया जाता है, परंतु क्रांतिकारी उपेन बैनर्जी, हेमराज जी, उलास्कर दत्ता जी को आजीवन कारावास का दंड मिलता है। कुछ को मृत्युदंड भी दिया गया। तब पहली बार किसी क्रांतिकारी ने कहा कि बाघा जतिन भी हमारे सर्वोच्च नेतृत्व का एक अंग है, परंतु अंग्रेजों के पास उस समय तक जतिन जी के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था। जतिन जी कृष्णनगर में एक रासायनिक निर्माणशाला भी चलाते थे। उस समय के सभी स्वाधीनता सेनानी अपने साथ पोटेशियम साइनाइड की गोली रखते थे, जिससे वे जीवित अवस्था में अंग्रेजों के पकड़ में न आए। अलीपुर सत्र न्यायालय में जिन स्वाधीनता सेनानियों को अभियुक्त बनाया गया था, उन लोगों ने इसके बाद 4 हत्याकांड किए। इसमें थी नवंबर 1908 में नरेंद्र गोसाई की हत्या, जिसने अंग्रेजों के सामने यह स्वीकार कर लिया था कि वो एक स्वाधीनता सेनानी है। दूसरा था सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी की हत्या, जिसने प्रफुल्ल चाकी जी को बंदी बनाया था। इसे कोलकाता की सड़क पर मार दिया गया था। तीसरी हत्या कोलकाता उच्च न्यायालय परिसर में फरवरी 1909 को की गई थी। इसमें लोक अभियोजक आशुतोष विश्वास को मार दिया गया था। चौथी 24 जनवरी 1910 को इंस्पेक्टर शमशुल आलम की कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शमशुल आलम और आशुतोष विश्वास साथ मिलकर अभियुक्तों को दोषी प्रमाण करने के साक्ष्य जुटाने का कार्य कर रहे थे। वो दोनों अरबिंदो घोष जी को मुख्य दोषी प्रमाणित करना चाहते थे, इसलिए जतिन जी ने ही सतीश सरकार जी एवं बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी को इनकी हत्या करने की अनुमति दी थी, और बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी ने ही शमशुल को गोली मारी थी और वो पकड़े भी गए थे। इस हत्याकांड से अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी। अब अंग्रेजों को ये संदेह हो रहा था कि जतिन जी भी स्वाधीनता सेनानी ही हैं। तो 27 जनवरी 1910 को चार्ल्स टेगर्ट द्वारा जतिन जी को बंदी बनाया गया। इधर बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी पर जेल में अमानवीय अत्याचार किए गए, जैसे कि चाबुक से मारना, हीम की सिल्लियों पर घंटों सुलाना, नाखून कबाड़ना, मारना पीटना इत्यादि। परंतु बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी के मुख से वे कमीने अंग्रेज एक शब्द भी नहीं निकाल सके। तब कुटिल अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और 19 फरवरी 1910 को अंग्रेजों ने बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी को एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र का एक जाली प्रति दिखाया, जिसमें बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी को एक भगोड़ा कहा गया था। इसे देखकर बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, मैं दूसरों की बातों को लेकर किंचित भी चिंतित नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जतिन के प्रति मेरी निष्ठा कितनी प्रगाढ़ है। कमीने अंग्रेजों के पास अब भी बाघा जतिन के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे, परंतु उनका संदेह अब भरोसे में बदल गया था कि सरकार में रहकर जतिन जी भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए हैं। बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया और 21 फरवरी 1910 को बीरेन्द्र नाथ दत्ता जी वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। शमशुल आलम के हत्या के परिणाम स्वरूप मार्च 1910 को ऐतिहासिक हावड़ा षड्यंत्र कांड की सुनवाई प्रारंभ हुई। बाघा जतिन जी पर भी राजद्रोह का अभियोग लगा, परंतु 21 फरवरी 1911 को सुनवाई समाप्त होने के 3 महीने पूर्व ही बाघा जतिन जी को इन अभियोगों से दोषमुक्त कर दिया गया, परंतु उनसे उनका सरकारी कार्य छीन लिया गया था। इस कारण से अब वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे और अंग्रेज उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थे। उन्होंने तब रेलवे के जेसोर से झेनाइदेई तक पटरी बिछाने के परियोजना में कुछ कार्यों का ठेका ले लिया और एक पुल का भी निर्माण किया था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब जतिन जी को स्वाधीनता सेनानियों ने सेना प्रमुख मानकर उनके साथ कई मंत्रणा किए और 26 अगस्त 1914 को एक अंग्रेजी बंदूक निर्माण इकाई रोडा एवं कंपनी के कोलकाता स्थित निर्माणशाला के गोदाम से स्वाधीनता सेनानियों ने 50 माउजर पिस्तौल व 46,000 राउंड गोलियों को लूट लिया था। इस कार्य को बिपिन गांगुली जी, अनुकूल चंद्र मुखर्जी जी, शिरीष मित्रा जी के नेतृत्व में किया गया था। जतिन जी ने 45 माउजर पिस्तौल एवं गोलियों को बंगाल के 9 क्रांतिकारी इकाइयों में वितरित कर दिया था, जिनका प्रयोग 54 डकैती एवं राजनीतिक हत्या के लिए हो, यह सुनिश्चित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में भारत समर्थक समिति का गठन हुआ। कुछ ही दिनों में इसका विलय कुछ और समितियों के साथ होकर यह बर्लिन समिति या भारत स्वाधीनता समिति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका नेतृत्व वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी कर रहे थे। 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की आधिकारिक स्थापना हो गई थी। भारत से बाहर रह रहे गदर पार्टी के कुछ नेता इस समिति से जुड़ जाते हैं और सब भारत आकर स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देने की बात सोचते हैं। इस समिति को जर्मन सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ और जर्मनी की सरकार ने बम, बंदूक और
पैसों से भारत की स्वाधीनता संग्राम को अपना समर्थन देना चाहा, क्योंकि ब्रिटिश और जर्मनी एक दूसरे के शत्रु थे। गदर पार्टी के सदस्य विष्णु गणेश पिंगले जी की जतिन जी के साथ कई बार वार्ता हुई। करतार सिंह एवं रास बिहारी बोस जी भी इससे जुड़ गए। कुछ गदर क्रांतिकारी भारत आ गए और अपने साथ कुछ अस्त्र शस्त्र भी जर्मनी से लेकर आए। इधर जतिन जी ने अपने क्रांतिकारी मित्रों के साथ दुलैया नामक स्थान पर डकैती किया। इस क्रम में अपने ही दल के एक सहयोगी के गोली से क्रांतिकारी अमित सरकार जी आहत हो जाते हैं। तब जतिन जी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि धन लेकर वहां से बचकर निकल जाएं या अपने साथी की रक्षा करें। तब अमित सरकार जी जतिन जी से कहते हैं कि मेरा सर काट कर ले जाओ, जिससे अंग्रेज मेरा परिचय न जान सके। सोचिए कितने देशभक्त थे वे। 12 फरवरी 1915 को जतिन जी एवं बिपिन गांगुली जी ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कोलकाता के चार्टर्ड बैंक से गार्डन रिच स्थित बर्ड एंड कंपनी मिल तक जाते समय उस मिल के कर्मचारियों को हुगली के निकट रोककर उनसे 20,000 रुपये लूट लिए। इन रुपयों की महत्व को आप इस बात से समझिए कि इस घटना के लगभग 10.5 साल बाद 9 अगस्त 1925 के सुप्रसिद्ध काकोरी कांड में 4,601 रुपये लूटे गए थे। पंजाब में 21 फरवरी 1915 को 23वीं घुड़सवार सेना ने अपने ऊपर के अधिकारियों को मार दिया, परंतु उसी पलटन अर्थात रेजिमेंट के एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने पीठ पीछे छुरा घोंपा और क्रांतिकारियों के सभी योजनाओं को अंग्रेजी सरकार को बता दिया। उस देशद्रोही के चलते संपूर्ण योजना निरस्त हो गया। कमीने अंग्रेजों ने तब कई स्वाधीनता संग्राम के नेताओं को बंदी बना लिया। 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस जी की योजना विफल हो गई और अंग्रेजों से बचकर 12 मार्च 1915 को वे जापान चले गए। 22 फरवरी 1915 को बेलिया घाटा में जतिन जी ने एक चावल के व्यापारी से 20,000 रुपये लूट लिए। यद्यपि कुछ इतिहासकार इसे केवल 2,000 रुपये ही कहते हैं। कमीने अंग्रेजों ने अपने संलेख में लिखा कि 2 दिन के बाद 24 फरवरी 1915 को पाथुड़िया घाट सड़क के एक घर में नीरद हालदार की हत्या हुई, जो कि अंग्रेजों का गुप्तचर था। इस बात के प्रमाण थे कि उसकी हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि वो अप्रत्याशित रूप से उस कमरे में चला गया जहां जतिन जी अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे और वहां वो जतिन जी को पहचान कर उन्हें उनके नाम से संबोधित कर देता है। नरेन भट्टाचार्य जी, चित्तप्रिय राय जी, बिपिन गांगुली जी एवं अन्य क्रांतिकारी उनके नाम लेने से समझ जाते हैं कि वो अंग्रेजों का गुप्तचर है। संलेख में ऐसी ही एक और घटना का उल्लेख है कि 4 दिन बाद 28 फरवरी 1915 को कलकत्ता में कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मुखर्जी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक समारोह में पर्यवेक्षक बनकर आया था जिसमें वायसराय को भी भाग लेना था, वहां इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मुखर्जी को गली में क्रांतिकारी दिखा और वो उसे पकड़ने के लिए गया, परंतु सुरेश चंद्र मुखर्जी को वो क्रांतिकारी 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोली मारकर नरक भेज देता है। ये घटना भी सुनियोजित ढंग से जतिन जी ने ही बनाई थी। इन घटनाओं से लुच्चे अंग्रेज अपना मानसिक संतुलन खोकर बाघा जतिन जी को कुत्तों की भांति खोजने लगते हैं और उन्हें एक भगोड़ा बताकर कोलकाता के सड़कों एवं गलियों में कागज चिपकाकर यह विज्ञप्ति दे देते हैं कि जो भी बाघा जतिन को पकड़ने में अंग्रेजी सरकार का सहयोग करेगा उसे सरकार पुरस्कृत करेगी। विष्णु गणेश पिंगले जी को 23 मार्च 1915 को बमों से भरे एक बक्से के साथ बंदी बनाया गया और 16 नवंबर 1915 को लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। सियालदा स्टेशन के निकट आर्य निवास आवास गृह में जतिन जी ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मंत्रणा कर यह तय किया कि कुछ क्रांतिकारी नेताओं को जर्मनी भेजा जाएगा। एस मावेरिक जलपोत इंडोनेशिया के बताविया तट पर रुका हुआ था। इस जर्मन जलपोत पर 30,000 राइफल, सबके लिए 400 राउंड गोली और 2 लाख रुपए भी थे। सभी क्रांतिकारी चाहते थे कि बाघा जतिन जी सुरक्षा कारणों से जर्मनी चले जाए, पर उन्होंने देश प्रेम के कारण देश छोड़ने से मना कर दिया और सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को भूमिगत होकर अपना नेतृत्व दे रहे थे। इस जलपोत को मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जिन्हें नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के उड़ीसा के बालासोर तट पर लेकर आने वाले थे। इन सब के मध्य जतिन जी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से न कर पाने के कारण अत्यंत व्यथित थे और वे अपने गुरु भोलानाथ जी से मिलकर उन्हें अपनी मनोस्थिति से अवगत कराते हैं। उन्होंने तब अपने एक मित्र से कहा था कि मछली पकड़ने के खेल में कभी कभी बड़ी मछलियां चारे व कांटे को अपने मुंह में लेकर भाग जाती है और वो कांटा दिन रात उसके गले और मुंह में अटका रहता है। ऐसा ही मेरे साथ है। मेरे गले में भी एक कांटा है। ऊपर से मैं कितना भी निश्चिंत दिखूं, परंतु अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य
को पूरा न कर पाने के कारण मैं एक स्थायी अपराध बोध का अनुभव करता हूँ और इतना दृढ़ होने के बाद भी ये भावना मुझे अत्यंत कष्ट देती है। जब भी मैं मृत्यु को प्राप्त करूँ, तुम सब भाई मिलकर मेरे परिवार का ध्यान रखना। आज गुरुजी ने मेरे गले में अटका वेदना का कांटा निकालकर मुझे प्रेरित किया कि मैं पूरे तन और मन से भारत माता के स्वाधीनता संग्राम में अपना सहयोग दूं। मुझे गुरुजी ने यह समझाया कि जिन्हें ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है उनका ध्यान भी ईश्वर स्वयं रखेंगे, भला मैं उनकी व्यर्थ चिंता क्यों करूं। इस अज्ञातवास के समय जतिन जी ने कुछ समय कपटीपाड़ा में बिताया और इसके बाद वे अपने साथियों के साथ उड़ीसा के बालासोर चले गए। जतिन जी के क्रांतिकारी मित्र भूपति जी ने बालासोर जाते समय ट्रेन में घटी एक घटना का विशेष रूप से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ट्रेन जब खुली तो अगले स्टेशन पर दो एंग्लो इंडियन व्यक्ति चढ़े और जहां जतिन जी एवं नरेन जी बैठे हुए थे वे उसी स्थान पर बैठने की इच्छा प्रकट करते हैं। उन्होंने जब मना किया तब दोनों एंग्लो इंडियन चिल्लाने लगते हैं। जतिन जी एवं उनके 4 साथियों के पास बंदूकें थी, परंतु जतिन जी ने संकेत देकर उन सबको शांतिपूर्वक ढंग से अपने स्थान पर बैठे रहने को कहा। तब जतिन जी ने कुछ समय के उपरांत उन टुच्चे अंग्रेजों से हिंदी व बंगाली मिश्रित भाषा में क्षमा मांगते हुए कहा कि महाशय, आप उत्तेजित हुए बिना जहां चाहे बैठ सकते हैं, हम तो स्थानीय हैं, हम एक सीट पर ही बैठकर चले जाएंगे। जब दोनों टुच्चे अंग्रेज खड़गपुर में उतर गए तब जतिन जी ने हंसकर कहा कि अपना आपा इतनी शीघ्र क्यों खो देते हो, मैं अकेले ही दोनों को ट्रेन से बाहर फेंक सकता था, परंतु इससे हमारा गुप्त अभियान नष्ट हो जाता। जतिन जी को अब बालासोर में रहते हुए कुछ समय बीत चुका था। आशुतोष दास जी के अनुसार जतिन जी गेरुए वस्त्र में पंजाबी संत से लगते थे और उनका निवास स्थल एक आश्रम सा प्रतीत होता था। मनिंद्र चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि प्रति 2-4 दिन के अंतराल पर 15 लोगों का दल उनसे मिलने आता था और 1-2 दिन रुककर वो लौट जाता था। उनके बैठक के कक्ष में उनके कोहनी तक के ऊंचाई के सोने के सिक्के पड़े रहते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि 1-2 मुट्ठी सिक्के चाहो तो ले सकते हो, परंतु मुझे लगता था कि ये धन माँ भारती के कार्यों में ही लगना चाहिए। अब बाघा जतिन जी ने अपने क्रांतिकारी मित्रों के साथ ये योजना बनाई कि जर्मनी से अस्त्र शस्त्र से भरा जलपोत अप्रैल 1915 को उड़ीसा के बालासोर के तट पर उतारेंगे। हथियारों को मंगवाने के लिए उन्होंने एक जाली व्यापारिक संगठन भी बना लिया था जिसका नाम उन्होंने यूनिवर्सल एम्पोरियम रखा था, परंतु इस बात की भनक एक चेक गुप्तचर इमैनुअल विक्टर वोस्का को लग गई। 1914 से लेकर 1917 तक के समय को इतिहास में हिंदू जर्मन प्लॉट या षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इमैनुअल विक्टर वोस्का ने हिंदू जर्मन षड्यंत्र को उजागर करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। चेक गणराज्य के रॉस हेडमिक ने बाद में लिखा था कि यदि इमैनुअल विक्टर वोस्का न होता तो किसी को गांधी का नाम पता भी नहीं होता और बाघा जतिन भारत के राष्ट्रपिता होते और भारत 1915 में ही स्वाधीन हो जाता। अब असभ्य अंग्रेज लोग क्रांतिकारियों को पकड़ने की अपनी गति को बढ़ा चुके थे। शैलेश्वर बोस नामक एक क्रांतिकारी से पूछताछ कर लुच्चे अंग्रेजों को यह पता चला कि बाघा जतिन जी कई बार कपटीपाड़ा आए हैं। तब 6 सितंबर 1915 को संध्या बेला में बालासोर का जिला अधिकारी किल्वी अपने पुलिस साथियों के साथ कपटीपाड़ा आया। दूध वाले ने जतिन जी को बोला कि डाक बंगले पर कुछ अंग्रेज आए हुए हैं। तब जतिन जी अपने साथियों के साथ वहां से निकल पड़े। पुलिस के कड़े पहरे को देखते हुए उन्होंने पैदल ही जंगल मार्ग से कोलकाता जाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने इन स्वाधीनता सेनानियों के नाम के कागज नगर के लगभग प्रत्येक स्थानों पर चिपका कर यहाँ भी विज्ञप्ति दे दिया था कि ये सब डकैत हैं और इनको पकड़ने वाले को अंग्रेज सरकार पुरस्कृत करेगी। अतः ग्रामीण लोग उनका पीछा कर रहे थे और डकैत डकैत चिल्ला रहे थे। ये लालची ग्रामीण लोग सब कुछ समझकर भी पैसों के लालच में उनके शत्रु बन गए थे, जो कि उनके ही स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व त्याग चुके थे। 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए वर्षा से दुर्गम हो चुके कीचड़ से भरे मार्गों पर वे सब दिशाहीन होकर आगे बढ़ रहे थे। इधर सशस्त्र पुलिस हाथियों के साथ जंगल में इनको खोज रही थी। 9 सितंबर 1915 को किल्वी एवं सर्जेंट रदरफोर्ड को यह ज्ञात हुआ कि 5 सशस्त्र अपरिचित बंगाली लोगों को ग्रामीणों ने देखा है। तब वो सब उनको खोजने उधर निकल पड़ते हैं। मेदिनीपुर ट्रंक रोड पर आकर किल्वी को एक पुलिस वाला बताता है कि वो सब जंगल की ओर गए हैं। तब किल्वी ने सेना को 2 भागों में बांटा और एक चपड़ासी की साइकिल पर वो स्वयं आगे बढ़ा और उसके पीछे पैदल पुलिस थी। किल्वी जब उन क्रांतिकारियों के पास ही था तब उसने गोली चलाई। तब क्रांतिकारियों ने भी गोली की ध्वनि को सुनकर गोली चलाई। गोली की ध्वनि को सुनकर कमीना रदरफोर्ड भी उस ओर चला आता है। चित्तप्रिय जी एक अधिकारी को चिन्हित कर उसे गोली मारने ही वाले थे कि सामने से गोली आकर उनके गले एवं जबड़े को भेदते हुए पार चली गई और वो गिर पड़े। तब जतिन जी उनके सर को अपने गोद पर रखकर गोली चलाते रहे। तभी एक गोली उनके पेट में लगी।
तब वे समझ गए थे कि अब उनका अंत निकट है। तब उन्होंने अपने बचे हुए 3 साथियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर आत्मसमर्पण करने को कहा। जतिन जी गोली की जलन से व्याकुल होकर पानी मांग रहे थे। उनका एक सहयोगी पास के किसी नाले से चादर भिगाकर उनके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डाल देता है। किल्वी भी जतिन जी के लिए अपने टोपी में पानी भरकर लाया था और किल्वी सबको लेकर बालासोर के सरकारी अस्पताल चला गया। उनके पास कुछ कागज एवं विष की शीशी प्राप्त हुई। 9 सितंबर 1915 को रात्रि में 11 बजे जतिन जी को आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराकर उनका शल्य क्रिया द्वारा चिकित्सा किया गया। किल्वी भी उस समय वहीं पर था। जतिन जी ने कहा कि बंगाल में जो भी हुआ वो सब मेरे कारण हुआ। दूसरे सभी क्रांतिकारी साथी मेरे बच्चे हैं और वो केवल मेरे आदेश का पालन कर रहे थे, अतः उनको कृपा कर छोड़ दीजिएगा। कुछ समय बाद उन्होंने रक्त वमन किया और कहा कि मेरे शरीर में अभी तक इतना रक्त है। मैं धन्य हुआ कि मेरे रक्त का एक एक बूंद भारत माता की पूजा के काम आया और इसका अंत कभी भी असफलता के रूप में नहीं होगा। 10 सितंबर 1915 को प्रातः किल्वी, उच्च पुलिस अधिकारी चार्ल्स ऑगस्टस टेगर्ट, डेनहम इत्यादि जतिन जी के कक्ष में आए। तब जतिन जी ने कहा कि मैं दोबारा आप सबसे मिलकर प्रसन्न हूँ। चित्त प्रिय अब नहीं रहा, मैं भी जा रहा हूँ। बाकी बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें अनाथ न होने देना। टेगर्ट ने कहा कि क्या आपको और कुछ बोलना है? तब उन्होंने कहा, नहीं, हम मरेंगे और समाज जगेगा। धन्यवाद, शुभ विदाई। इतना कहकर 10 सितंबर 1915 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उनका उपचार कर रहे चिकित्सक गांगुली जी ने कहा था कि निधन के समय उनका अधरों पर हंसी थी। इनके निधन पर अरबिंदो घोष जी ने कहा था कि शक्ति हमसे पृथक हो गई। चार्ल्स टेगर्ट ने इनके निधन उपरांत अपने सरकारी विवरण में लिखा था कि संभवतः जतिन सबसे साहसी और भयानक थे। अंग्रेज न्यायालय भी बाद में उनके ऊपर चल रहे अभियोगों के संदर्भ में यह माना था कि जतिन जी में विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता थी। 1925 में गांधी ने टेगर्ट से कहा था कि जतिन जी एक दिव्य पुरुष थे। तब टेगर्ट ने भी प्रत्युत्तर में कहा था कि यदि जतिन जी अंग्रेज होते तो अंग्रेज लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में नेल्सन के बगल में उनकी मूर्ति का निर्माण करते। बाद में उनके साथी मनोरंजन सेन व नरेंद्र दास जी को फांसी दे दिया गया था और ज्योतिष जी को आजीवन काला पानी का दंड दिया गया था। आज दक्षिण कोलकाता में उनके नाम से एक क्षेत्र और एक रेलवे स्टेशन है जो कि रेलवे के सियालदह खंड में आता है। 9 सितंबर 1970 को भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट निर्गमित किए थे। कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं आज भी लगी हुई है, जैसे कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास में। परंतु ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उनके जन्मस्थल बांग्लादेश के कुष्टिया में उनकी प्रतिमा को इस्लामिक जिहादियों ने खंडित कर दिया। हिरण्यमय सेन जी के निर्देशन में 1958 में बाघा जतिन नाम से एक चलचित्र बना था और हरिसदन दासगुप्ता जी ने 1977 में इसी नाम से एक वित्त चित्र बनाया था। नमन है ऐसे दूरदर्शी महावीर को। यदि आपको ये चलचित्र अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।